आवाजाची हीच जादू आजही कायम असलेले पद्मश्री आमीन सायानीजी आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत. नमस्ते सर. 9:30च्या बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत आणि आपल्याला पद्मश्री मिळाल्याबद्दल समस्त सह्याद्रीच्या सर्व प्रेक्षकांकडून आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपला आवाज, आपण बोलता, आपलं सगळं व्यक्तिमत्व हे जाणून घेण्यासाठी सह्याद्रीचे लाखो प्रेक्षक उत्सुक आहेत याची मला पूर्ण कल्पना आहे. सरलता, साधेपणा हे आपल्या आवाजाचं वैशिष्ट्य आहे. इसके बारे में आप पहले क्या बताएंगे? बिल्कुल सहजता और सरलता ये स्थायी भाव है आपके. अच्छा हुआ आप हिंदी में उतर आई, क्योंकि अगर इतनी मतलब सुंदर मराठी बोलने वाली लड़की बोल रही हो फर मराठी, और फिर वो इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की जिसको मैंने अपनी छोटी बहन कहना शुरू कर दिया है, कहीं वो मुझे अंकल न कहना शुरू कर दे, तो बहरहाल आपके सामने मराठी तो नहीं ज्यादा बोलूंगा. लेकिन मैं जानती हूँ आप मराठी अच्छी ढंग से जानते हैं. आप कुछ कविता भी बोल सकते हैं, गा सकते हैं, गाने भी गा सकते हैं. ये मैं बहुत खूब जानती हूँ. वो ऐसा है कि मैं सिर्फ जब कोई मराठी बोलने को कहता है तो पहले मुझे याद आती है वो पहली पंक्ति तुकाराम के भजन की, कि जेथे जातो तेथे तू माझ्या सांगाती. बस ये कहकर मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ, लेकिन ज्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ तो मराठी जानने वाले ये कहते हैं आज माशी कुठे सीख ली. तो मैं लेकिन आपके सामने हिंदी बोलते हुए हम लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है. अरे क्यों, मैं तो सीधी सादी हिंदी बोलता हूँ. वही तो बहुत मुश्किल है सर. अरे कोई मुश्किल नहीं, दिल से बोलो तो बस वो प्यार की बात निकलती है और दिल तक पहुंचती है. और मैं तो ज्यादा हिंदी मैंने सीखी नहीं ना उर्दू सीखी ज्यादा. वो तो बोलते बोलते धीरे 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 बस आ गई. और थोड़ा कुछ अच्छा था कि हमारी अम्मा जो कि गांधी जी की शिष्या थी, अब गांधी जी क्या कहते थे कि भारत की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सब समझ सके, और वही भाषा हमारे फिल्मी गीतों की भी होती थी, वही फिल्मी डायलॉग्स की भी होती थी. लेकिन सर आपके घर में भी क्या हिंदी बोली जाती थी? घर में हम बम्बई की खिचड़ी बोला करते थे. इसलिए तो हम लोगों को भी डर लगता है आपके साथ हिंदी बोलते हुए. कहीं हम खिचड़ी हिंदी बोलना शुरू कर दें. नहीं तो खिचड़ी बोलेंगे आप, मेरी तरह खिचड़ी बोलेंगे तो सब समझाएंगे, बड़ा मजा आएगा लोगों को. क्योंकि मेरी भाषा में गुजराती भी ज्यादा थी, काफी अंग्रेजी भी सीखी थी, और हिंदी उर्दू बस किनारे किनारे तक सीखी थी. और सब उसके अलावा फारसी भी थोड़ी सीखी, थोड़ी अरबी भी, मतलब मौलवी साहब आते थे घर पे तो अरबी भी थोड़ी थोड़ी सीखी, और संस्कृत के श्लोक बहुत सीखे गुजराती पढ़ते पढ़ते. तो ये और मराठी परिवार एक था मेरा बहुत करीब, और भी दोस्त थे, उनके यहाँ आना जाना होता था. खासतौर पर हम गणपति का जो स्थापना होती थी ना गणेश जी की, तो हम जाते थे उधर और वो लड्डू खाते थे बड़े मजे में, और सब आरती सुनते थे, कभी कभी गाते भी थे. लेकिन सारी भाषा सुनते सुनते आपने आपकी हिंदी तक कहाँ पहुंचे आप? वो हुआ ये कि अम्मा ने एक अखबार शुरू किया था, घर से ही वो पब्लिश भी होता था, एडिट भी होता था, बाद में प्रिंट भी होता था, जिसका नाम था रहबर. रहबर का अर्थ है पथ प्रदर्शक. तो गांधी जी ने कहा था उनसे कि बेटा एक ऐसा अखबार तुम शुरू करो जो कि 3 अलग अलग लिपियों में हो, लेकिन हर लिपि में भाषा लाइन टू लाइन सरल हिंदुस्तानी हो. तो उसमें मैंने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते प्यून का काम करते करते ट्रांसलेट करते करते मैं सीखने लगा लिखित रूप में. और फिर जब गीतमाला शुरू हुई तो मुझे जरा धक्का सा तो लगा कि यार मेरी आवाज में कुछ गुजरातीपन अंग्रेजीपन ज्यादा है, तो मैं कैसे बोलूंगा. तो मैं हिम्मत करके बोल पड़ा मैं. लेकिन सर हमने सुना है आपने बहुत ही मेहनत की है, भाषा से लेकर और आवाज के लिए भी आपने बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत की है. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि खुदा ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत जोश दिया. आवाज ज्यादा अच्छी नहीं थी, अब भी नहीं है. नहीं सर, ऐसे हम तो नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा. नहीं. और वो बस दिल अच्छा था. नए भारत का नौजवान था मैं जब स्कूल में था, खत्म लास्ट 2 साल रह गए थे, तब भारत को आजादी मिली. और मैंने वो सभी भाषण सुने उस जमाने के. स्क्रिप्ट पे आप कितनी मेहनत लेते थे? स्क्रिप्ट जो बनती थी. स्क्रिप्ट क्या था कि ऑल इंडिया रेडियो में चूंकि बचपन में अंग्रेजी ब्रॉडकास्टिंग बहुत की थी, तो ऑल इंडिया रेडियो की ये आदत हो गई थी. और वहाँ रूल था कि आप ऐसे बिंदास मत बोलिए, वहाँ सब स्क्रिप्ट लीजिए बराबर और पढ़ के रिहर्स करके बोलिए.
तो कई लोग ऐसे भी थे जो नए लोग जो लगता था कि पढ़ के बोल रहे हैं। हमने बड़ा अच्छा रिहर्सल किया था, तो हमारे बोलने में कभी पता नहीं चलता था कि स्क्रिप्ट सामने है, लेकिन स्क्रिप्ट होती थी। गीतमाला भी जब शुरू हुई तो स्क्रिप्ट होती थी, क्योंकि हमीद भाई जो मेरे गुरु थे ब्रॉडकास्टिंग में, उन्होंने कहा था देखो, अ सेकंड इज अ लॉन्ग टाइम ऑन रेडियो। मतलब हर क्षण का, हर लम्हे का मतलब महत्व होता है, कीमत होती है उसकी। कोई एक भी क्षण वेस्ट मत करो, एक भी सेकंड वेस्ट मत करो, व्यस्त में मत बिताओ। तो इसलिए हम बड़ी मेहनत से जड़ कर तराश कर स्क्रिप्ट लिखते थे, उसमें गाने भी जोड़ते थे, कमेंट्री कहाँ आनी चाहिए, कमर्शियल कहाँ आना चाहिए। वही तो ताकत थी सर असली। बस चलते जितने गाने सुनना चाहते थे लोग, उतना ही आपकी आवाज, आपकी कमेंट्री सुनना चाहते थे। नहीं, वो तो गानों की वजह से तो मैं चला, साथ साथ चलता था सर। अभी आपने जिक्र किया गुरु के बारे में। जैसे इस प्रोफेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं हम जैसे, जो टीवी के लिए काम करते हैं, आकाशवाणी के लिए करते हैं, कॉम्पेयरिंग करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन आपको गुरु मानते हैं मन ही मन, कि जिस ढंग से आपने इतना बड़ा 50 साल का करियर किया है, 57 साल का, तो गुरु मान के चलते हैं मन ही मन में। जब आप खुद बहुत सारे फंक्शंस में जाते हैं, आप देखते होंगे सारे एंकर्स और उसका ऑब्जर्वेशन भी करते होंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल आयोजक भी कहते हैं कि एंकर बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो कार्यक्रम जो है उसके हिसाब से जाकर अगर जितना कम बोले, जितना ताकतवर बोले, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आप खुद क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? वो तो मैं तो कहता हूं कि देखो, जब भी बोलना है, चाहे स्टेज पर चाहे रेडियो पर, इतना बोलो जितना बोलने की जरूरत है, समझ के बोलो, प्यार से बोलो, उसको सुंदरता में ढालकर बोलो, सरल बोलो, स्पष्ट बोलो, सत्य बोलो। और साहब सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी सीखो कि कब बोलना बंद करना है। तो अभी तो मैं आप सामने बैठी हूँ, पूछ रही हूँ, खूबसूरत लड़की अगर वो साहब पूछ रही हूँ सवाल, तो मैं चुप तो बैठ नहीं सकता, तो पूछे साहब। नहीं, अभी मैं एक पूछना चाहती हूँ कि आप एक नया बड़ा वाला प्रोजेक्ट लेके अभी काम कर रहे इस एज में भी, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने सही फरमाया। वो ये है कि मैं हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि इतना सारा सरल भाषा में मैंने काम किया, और सारी जनता यानी सारा हिंदुस्तान, शायद 20 करोड़ लोग एक साथ भी सुनते होंगे गीतमाला एक जमाने में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारे एशिया में। और उस जमाने के रेडियो सिलोन की आवाज अफ्रीका तक भी पहुंचती, तो हिंदुस्तानी बहुत थे वहां, तो वो भी आज तक याद रखते हैं कि आपका प्रोग्राम आता था। तो इस सब में मैं कोशिश ये करता था कि सरलता में ढलूं, और उस सरलता को बोलते बोलते मैंने जो पाया, तो मुझे ख्याल आया कि आजकल हिंदुस्तान में भी और कई मुल्कों में भी जो संचार है वो इतना उलझ गया है और इतना उलझाता है लोगों को, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो, लॉज हो, तो उनमें हर जगह ऐसा होता है कि ओरिजिनल जो ड्राफ्टिंग होती है वो अंग्रेजी में होती है, उसका फिर अनुवाद हिंदी में होता है, उसके बाद राज्य की भाषाओं में अनुवाद होता है, उसके बाद 2000 उपभाषाओं में उसका अनुवाद भी होता होगा। तो बेचारा सीधा साधा मेरी तरह का जो हिंदुस्तानी है, वो तो उलझ जाता, बौखला जाता है कि अरे वो कौन सा सीधा सच्चा रास्ता है जिस पर हमें चलना है, जिस पर हमें लड़खड़ाना न पड़े, जिस पर हमें वो क्या कहते हैं रिश्वत न देनी पड़े, न फाइन देना पड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों न हम एक तहरीक चलाएं कि जिसमें कि सारे सब क्षेत्रों में, हिंदुस्तान के जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, इनकम टैक्स हो, ट्रैफिक रूल्स हो, या हाउसिंग सोसाइटी के रूल्स हो, या लॉज एंड रेगुलेशन, पेनल कोड जो भी हो, वो सब इतना आसान हो, इतनी आसान भाषा में हो ताकि सब समझे। और वो कौन सी अंग्रेजी कविता है कि जो आप चाहते हैं कि वो सारे लोग भी सुने? वो मैं अभी बताता हूँ आपको। वो वहां तक पहुंचने में मुझे जरा देर लगी थी। तो हुआ ये कि मैंने सोचा अगर इसके लिए एक तहरीक चलाएं, तो सब लोग क्या जान से और दिल से अपने अपने देश की सेवा और अपनी प्रगति के लिए भी काम करना शुरू करें। तो फिर मैंने सोचा कोई ऐसा कदम है जिससे हम शुरू कर सकते हैं काम। तो मुझे सूझा कि यार मैं बचपन से लेकर आज तक जनगण मन के 5 अंतरे गाया करता था। 5 अंतरे लोगों को पता ही नहीं कि टैगोर जी ने
5 अंतरे लिखे हैं उसमें। दूसरे अंतरे में मसलन भारत के मुख्य धर्मों का जिक्र है। हाँ जी। आहरब तब आह्वान प्रसारित, सुनी तब उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान क्रिस्तानी हैं वगैरह वगैरह। तो साहब इतना महान गीत है वो। और साहब वंदे मातरम भी क्या खूबसूरत गीत लिखा था बंकिम बाबू ने। मगर गड़बड़ यह है कि हम लोग बचपन से और कई वर्षों तक गाते रहे हैं हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बिना समझे कि क्या मतलब है। जैसे जनगण मन के बारे में अक्सर मैं सोचा करता था कि जनगण मन अधिनायक यानी जनता के मन पर राज करने वाला ये कौन है, किसको कह रहे हैं, और भारत भाग्य विधाता कौन है, भारत के भाग्य का विधाता। फिर रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि जनगण मन तो एक वंदना थी। उन्होंने टैगोर जी ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में नहीं लिखा था। वो तो हुआ ये कि जब आजादी मिली तो हमारा डेलीगेशन गया वहां यूएनओ में, तो उनसे पूछा गया कि आप राष्ट्रगीत लाइए, उसकी तर्ज हम बजाना चाहते हैं। तो छटपटाए कि कौन सा राष्ट्रगीत। तो उनको याद आया कि खुद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का रिसाइट किया हुआ ये गाना उस धुन में बंगाली में और संस्कृत बंगाली में उनके पास रिकॉर्डेड था, तो उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तर्ज तो ये बहुत अच्छी है। तो उन्होंने तर्ज ले ली, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया। तो वो दुनिया भर के तमाम राष्ट्रगीतों में सबसे ज्यादा जबरदस्त धुन बन गई थी उसकी। और ये यूनेस्को में हाल ही ने ये इसका आदर किया है इस बात का कि इससे अच्छी कोई धुन नहीं है। हाँ, इतना महान गीत, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता क्योंकि संस्कृत में और संस्कृत बंगाली में यही हाल वंदे मातरम का। अब जैसे जनगण मन में कुछ शब्द ऐसे हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा कुछ यानी अधूरा सा ज्योग्राफी लेसन है, मगर गाना बहुत महान है। अगर उसमें कोई उससे लेके आप क्या करना चाहते हैं? तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी अपनी परंपरा से कोई ऐसा गीत चुने जो कि जनगण मन की धुन में ढल सके और जो भारत की आकांक्षाएं जो हैं, हमारी आशाएं जो हैं, हमारी जरूरतें जो हैं, हमारी मांगे जो हैं, हमारी दिशाएं जो हैं, वो हमें बताए। बनाया आपने? हाँ, मैं कवि तो हूँ नहीं मैं, तो मैंने सोचा ऐसा कोई गीत ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते मुझे याद आया कि अरे टैगोर ही का लिखा हुआ तो वो कविता है जो कि मैंने आपकी दूरदर्शन के कमरे में भी एक फ्रेम में लगी हुई देखी। आपकी इजाजत हो तो अंग्रेजी में मैं सुनाऊं। 5-7 पंक्तियों के है। गुरु जी ने कहा था कि where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the mind has not been broken up, where the world has not been broken up into narrow domestic walls, where words come out of the depth of truth, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake. तो मैंने सोचा अरे ये तो अपना है, परंपरा में ही है हमारा गाना, तो क्यों न उसकी पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति को लेकर मैंने कहा चलो मैं कभी नहीं हूं, एक मुखड़ा सजेस्ट करता हूं मैं एक नए एक और तीसरे राष्ट्रगान के लिए। क्या वह मुखड़ा बन सकता है कि और जनगण मन की धुन पर क्या मुखड़ा बने कि मन जहां न डरे सर जहां न झुके ऐसा हो देश हमारा। तो इस गाने को अगर हिंदी में पूरा लिखें, इसमें वंदे मातरम का कुछ अंश भी आए, उसमें जनगण मन का कुछ अंश आए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना वो बात भी आए, झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली बात भी आए, और ऐसी बातें हो जिससे कि हमें जोश आए और समझ में आए हमें कि क्या गा रहे हैं। वरना हम राष्ट्रीयता का पहला कदम ही ना समझी में रखते हैं। तो ये मेरा प्रयोग है, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है। अब पता नहीं मेरी जिंदगी में ये बात कभी आएगी या नहीं होगी सर, क्यों नहीं। अभी आप बात कर रहे थे तो समझ में आ रहा था कि अभी भी उतना ही ताजापन आपकी आवाज में है। क्या करते हैं आप आवाज के लिए? भाई ऐसा है कि आवाज मेरी कभी अच्छी तो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्या करेंगे लोग सुने, तो इसलिए एक तो सरलता मैंने ले ली, दूसरे ये कि
स्पष्ट बोलने की कोशिश की कि हिंदी का शब्द हो तो ये कोई कभी कभी मतलब दिखावा करने के लिए मैं कभी कभी क्लिष्ट हिंदी भी बोल जाता हूँ, मगर ज्यादा नहीं, या दकीक उर्दू बोल जाता हूँ, मगर नॉर्मली अगर बोलता हूँ तो सही बोलता हूँ। अंग्रेजी भी बोलता हूँ तो कोशिश करता हूँ सही बोलूं। बंगाली का कोई गाना भी अगर मैं गाऊं, ये गाता तो नहीं, मराठी कितना आप गाते हैं या बोलते जैसे वो जोदी तोर डाक शुड़ी के ना आशे, एकला चौलो रे, ये जो भी मैं बोलूंगा। और मराठी में भी आप जरा सुनाइए। मराठी में ये हम जब छोटे से थे तो एक वंदना होती थी सरस्वती की, कि सरस्वती शारदा माई विद्यादानी दया निधानी, विन वित्ते बाळक हे सदा, विद्या कळांची तू जननी, दे मती यश संपदा। तो वही वो सबको सम्मति दे भगवान वाली बात, कि सबकी अकल बढ़े। और वो एक शेर भी है ना गालिब का, कि या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां और। बस यही सोचकर मैं बढ़ता रहा और बात बनती गई। हीच आपली विचारधारा असल्यामुळे हा फ्रेशनेस सगळा टिकून राहिलेला आहे सर। पुढच्याही आपल्या वाटचालीसाठी मी सह्याद्रीच्या सगळ्या प्रेक्षकांकडून आपल्याला शुभेच्छा देते आणि आपण स्टुडिओमध्ये आलात त्याबद्दल मी आपले आभार मानते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आता